नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम पीटी 365 राज्य व्यवस्था की जो मैगजीन है उसको देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुल 7 जो है वह क्लासेस देख ली हैं, जिसमें कई जो हमारे टॉपिक हैं वह कवर कराए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन क्लासेस को जो है नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट क्लासों को देख सकते हैं। आज का जो है हमारा वीडियो होगा वह इसी क्रम में पीटी 365 राज्य व्यवस्था की जो मैगजीन है उसी को जो है वह पूरा करने की कोशिश लगातार जारी है, और जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि इस मैगजीन को पूरा करके जो अन्य सब्जेक्ट की मैगजीन आ चुकी हैं उनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो चलिए चलते हैं अपन आज का जो हमारा टॉपिक है, जहां से आज हमें शुरू करना है, तो सीधे शुरू करते हैं टॉपिक से। तो अभी तक जो हमने कुल 4 चैप्टर्स जो है वह देख लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है 5वां चैप्टर, यानी कि चुनाव इलेक्शन। इलेक्शन के संबंध में जो है वह आज का हमारा यह वीडियो होगा, और कोशिश करेंगे कि यह जो पूरा चैप्टर है आज एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो पहला जो हमारा इस चुनाव चैप्टर का जो पहला सब टॉपिक है वह है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023, जो कि अभी शीत सत्र में ही इस जो शीत सत्र बीता है इसी में ही यह अधिनियम जो है विधेयक पेश किया गया था, जो कि अब अधिनियम बन चुका है। तो यह अधिनियम जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति, सेवा शर्त आदि से संबंधित होगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023 को मंजूरी दी है, और यह अधिनियम, यह जो विधेयक है अब वह अधिनियम बन चुका है। तो इस अधिनियम पर एक नज़र देखते हैं, इस अधिनियम के प्रावधानों पर। तो देखते हैं कि नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति से हमारा तात्पर्य है कि यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह जो नया विधेयक पारित किया गया है उसमें यह प्रावधान है। तो उसमें क्या प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी वह एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा चयन समिति जो होगा उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, तो उसको देखते हैं। तो चयन समिति में जो सदस्य होंगे उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होंगे वह इसके सदस्य होंगे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस चयन समिति का जो है वह सदस्य होगा। तो इस चयन समिति में कुल 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको जो है वह प्रधानमंत्री ही नामित करेंगे। इसके अलावा लोकसभा का जो विपक्षी नेता होगा, या यदि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसका नेता। तो यह चयन समिति 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो है वह चयन करें, उनकी नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा यह जो चयन समिति है यह सिर्फ उन्हीं नामों पर जो है विचार करेगी जिनको जो एक खोज समिति बनाई जाएगी। खोज समिति जिन नामों को चयन समिति को समर्पित करेगी, यानी कि एक खोज समिति बनेगी जो कि कुछ नामों को शॉर्ट लिस्ट करके वह चयन समिति को देगी, और चयन समिति उन किसी एक नाम को जो है उसका चयन करके राष्ट्रपति को इसकी जो है वह सिफारिश करेंगे। तो खोज समिति जो है यह समिति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की जो है वह क्या करेगी, सूची तैयार करेगी। यानी कि जो खोज समिति होगी वह चयन समिति के पास 5 नामों को जो है वह भेजेगी। इस समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा की जाएगी, यानी कि जो भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री होंगे वह इस खोज समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इन दोनों जो पद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो पात्रता है क्या है, पात्रता मानदंड क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक पर है या तो पद पर जो है वह रह चुका है, और
वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, साथ ही उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के सचिव रैंक का जो पद है उस पर वर्तमान में हो या तो उस पर रह चुका हो, इसके अलावा वह व्यक्ति ईमानदार हो और उसे जो है वह चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव हो। तो यह कुछ पात्रता है। इसके अलावा वेतन भी, इस जो विधेयक है, अधिनियम जो बन गया, तो इस अधिनियम में वेतन के संबंध में भी जो है वह जिक्र है। तो इनका जो वेतन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान जो है इनका वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा इनकी पदावधि क्या होगी, तो इन दोनों की जो पदावधि होगी वह पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि, कितनी, 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उन पर यह पद पर बने रहेंगे। यानी कि 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर 65 वर्ष का हो जाता है तो भी उसको जो है वह पद खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि एक बार नियुक्ति के बाद यह जो पद दोनों है यह पुनर्नियुक्ति की जो है वह पात्र नहीं रह जाते। यानी कि एक बार यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के पद तक पहुंचने के बाद कोई जो व्यक्ति रहेगा वह किसी अन्य पद के लिए जो है वह पात्र नहीं रह जाएगा। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति का पात्र जो है वह यानी कि उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा यदि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है वह नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा। यानी कि यदि जैसे कोई यदि इलेक्शन कमिश्नर है, यदि उसका प्रमोशन करके उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, उस स्थिति में भी उसका जो कार्यकाल होगा वह सिर्फ 6 वर्ष का ही होगा, जो कि जब वह इलेक्शन कमिश्नर बना था उस तिथि से उसकी गणना की जाएगी। यानी कि सिर्फ कुल मिलाकर 6 वर्ष तक ही वह अपने पद पर बना रह पाएगा। इसके अतिरिक्त कार्य संचालन यानी कि क्या कुछ कार्य होंगे, तो चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से जो है वह संचालित किए जाएंगे। यानी कि सर्वसम्मत यानी कि जो इसमें इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सबकी सम्मति के आधार पर, यानी उन्हें उनके जो वोट होंगे उनको बराबर का जो है वह वेटेज दिया जाएगा। तो सर्वसम्मत के आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा। किसी मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के आधार पर जो है क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो जिसका बहुमत होगा, चाहे वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ हो या किसी अन्य इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, तो उनका जो निर्णय हो है वह समान रूप से मान्य होगा। इसके अलावा पद से हटाना और त्याग पत्र के संबंध में क्या कुछ प्रावधान है इस जो अधिनियम है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वह हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है हटाने की प्रक्रिया के समान होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है उसके को हटाने की जो एक प्रक्रिया होता है जिसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए संविधान में कहीं पर भी इम्पीचमेंट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी वो आम बोलचाल की भाषा में इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो उसी प्रक्रिया के समान जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है वह हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया के समान ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उसके पद से हटाया जाएगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना अन्य इलेक्शन कमिश्नर को पद से जो है वह नहीं हटाया जा सकता। यानी कि बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के इलेक्शन कमिश्नर को जो है वह पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय जो है वह क्या इस्तीफा दे सकता है। तो इस प्रकार से इनके पद से जो है हटाने की प्रक्रिया का जो जिक्र है इस अधिनियम में किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित जो है क्या कुछ संवैधानिक और कानूनी जो प्रावधान है उसको देखते हैं। तो जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापना की गई है। यानी कि 324 आर्टिकल जो है वह भारतीय निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करता है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो उनमें की जो प्रक्रिया है उनका जो प्रशासन है उसके लिए जो है वह भारतीय
भारतीय निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान जो मंडल और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का आयोजन और उसका संचालन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324(2) जो है वो भारत के राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार यह कुछ संवैधानिक प्रावधान है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय भी है जिन्हें हम देख लेते हैं, जो कि हाल ही में काफी चर्चा का विषय रहा, जिसी के विरोध में ही यह जो है विधेयक 2023 वाला लाया गया था। तो वह केस क्या था? तो वह केस था अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023 का। तो इसमें जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वह जो है वह भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो समिति होगी, खोज समिति, उससे मिलकर जो है वह चयन समिति, उससे जो है मिलकर एक चयन समिति बनेगी। उसमें कौन कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो इसी को जो है यही जो निर्णय है अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ, इसी को जो है परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में यह विधेयक जो है वह 2023 का प्रस्तुत किया, जो कि अब अधिनियम बन चुका है। तो यह विधेयक जो था वह इसी निर्णय को पलटने के लिए था। तो जिसमें क्या परिवर्तन किया गया कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको खोज समिति, चयन समिति से बाहर रखा गया, बल्कि उसके स्थान पर एक मंत्रिमंडल का मंत्री को स्थान दिया गया। तो इस प्रकार यह विधेयक जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था यह टॉपिक, क्योंकि यह इस वर्ष जो है वह चुनाव का वर्ष भी है और यह जो पद है संवैधानिक पद, यह काफी चर्चा का विषय बना रहा। तो इस प्रकार यह पूरा जो हम टॉपिक है प्रीलिम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है इस चुनाव चैप्टर का, तो वह है चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू। तो चुनाव प्रक्रिया और उसके सुधार के पहलुओं को हम देखते हैं। तो हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार पर एक क्या है जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसने प्रस्तुत किया है? कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग ने जो है यह चुनाव प्रक्रिया और उसके विशिष्ट पहलुओं और उनमें चुनाव से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो एकल मतदाता सूची, जिसे कॉमन इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, तो वह क्या होता है उसको देखते हैं। तो भारत में दो प्रकार की जो है मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, अर्थात सामान्य मतदाता सूची जिसे जनरल इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, और पृथक मतदाता सूची सेपरेट इलेक्टोरल रोल बोला जाता है इसे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ इसके संवैधानिक और कानूनी जो प्रावधान है। तो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान में देखते हैं कि 324(1) जो है वह बताता है कि यह भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उन सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का जो है वह अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 124(1). इसके अलावा अनुच्छेद जो है आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए में जो है यह अधिनियम जो है क्रमशः पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने तथा उन सभी चुनाव के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का जो है अधिकार देते हैं। इसके अलावा इसके मतदाता सूची के संबंध में कानून भी संसद द्वारा बनाया गया है। तो वह है लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो 1950 का है। तो उसमें देखा गया कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का निर्माण एवं संशोधन इस अधिनियम का जो भाग 2B है कि धारा 13D के निहित प्रावधानों के द्वारा शासित होगा। तो इलेक्टोरल जो रोल है उसके संबंध में क्या कुछ संवैधानिक और कानूनी जो प्रावधान है उसको हमने देखा। इसके अलावा देखते हैं हम कि
चुनाव के नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणा, यानी कि जब चुनाव का नामांकन दाखिल किया जाता है सदस्यों के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, तो उन समय जो है वह कुछ गलत घोषणाएं की जाती है, तो उसके संबंध में क्या कुछ प्रावधान है। तो कानूनी सुरक्षा क्या है, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत फार्म में फार्म 26 में एक शपथ पत्र जो है क्या करना होता है, दाखिल करना होगा। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33A जो है वह उम्मीदवारों से ऐसे अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 2 साल से अधिक की सजा कारावास हो सकती है तथा दोष है वह सिद्ध हो जाने पर 1 वर्ष या अधिक की कैद हो सकती है। तो इस प्रकार के जो 2 मामले होंगे, इसमें जो है वह कानूनी घोषणा जो होगी उसमें उन्हें बताना होगा। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 51 की धारा 125A में यह गलत जानकारी देने के संबंध में जो है वह दंड का प्रावधान करती है। तो इस प्रकार जो चुनाव का नामांकन के समय कुछ गलत जो धारणाएं घोषणाएं हैं, उनके संबंध में यह कानूनी और संवैधानिक कुछ प्रावधान है जो उन्हें दंड का प्रावधान देती हैं। इसके अलावा मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना, यानी कि जैसा कि देखा जाता है कि चुनाव लड़ने और मतदान करने के बीच अभी लोकसभा और विधानसभाओं में जो है वह एक रूपता नहीं है। तो देखते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपाय, तो लोकसभा के अनुच्छेद 84 के अनुसार और विधानसभा 173 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष से चाहिए, यानी कि आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 जो है वह बताता है क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए तो चुनाव लड़ने की आयु जो है वह 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। इसके अतिरिक्त राज्यसभा और विधान परिषद में जो है वह चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार जो है यह कुछ बिंदु हैं जो कि अस्थाई समिति द्वारा इन चुनाव प्रक्रिया के जो विशिष्ट पहलू हैं और उनमें सुधार नामक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो मुख्य 3 जो यह टॉपिक थे इन्होंने उठाया कि यह 3 जो टॉपिक मेजर बिंदु हैं जिन पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पहला जो कॉमन इलेक्टोरल रोल है उससे संबंधित, इसके अलावा दूसरा उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणाओं से संबंधित, और तीसरा चुनाव लड़ने और वोट डालने की जो आयु है उसके बीच समानता स्थापित करने से संबंधित। तो यह 3 मुख्य टॉपिक थे इस अस्थाई समिति की रिपोर्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक साथ चुनाव, 1 इलेक्शन की जो बात लगातार की जाती रहती है वर्तमान सरकार द्वारा, तो उस संबंध में जो है वह टॉपिक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो है एक 8 सदस्यीय जो है समिति की स्थापना की थी। यह समिति पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की जो है वह जांच करने हेतु के उद्देश्य से गठित की थी, और इस समिति जो है वह सिफारिश भी इस संबंध में करेगी। तो एक साथ चुनाव के बारे में जो है कुछ बिंदु हैं उसको हम देखते हैं। तो भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान जो है वह कर सकेंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो, यानी कि एक साथ चुनाव का जो आशय यह नहीं होता है कि संपूर्ण देश में एक ही दिन जो है वह मतदान हो। मतदान कई चरणों में अलग अलग दिन हो सकते हैं, परंतु जो चुनाव का वर्ष हो वह एक दिन ही हो, मतलब 1 वर्ष हो, मतलब उसी के साथ ही जो है सभी जो लेवल के चुनाव हैं वह संपन्न कराए जाएं। इसके अलावा इसी मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता
एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए जो है वह मतदान करे, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के जो निर्वाचक क्षेत्र होगा उसके जो मतदाता होंगे उस क्षेत्र में विधानसभाओं के चुनाव वोटिंग और लोकसभाओं की जो वोटिंग होगी वह एक दिन ही होगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जो थी वह जारी थी, यानी कि 1967 तक हमारे देश में, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रावधान था। हालांकि 1968 और 1969 के कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम जो है वह टूट गया, यानी कि जो 5-5 वर्ष निर्धारित की गया था समय विधानसभा और लोकसभाओं के लिए, तो वह क्रम जो है वह टूट गया। इस प्रकार राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। बाद में 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार है वह प्रस्तावित किया था सर्वप्रथम। इसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। तो इस प्रकार एक साथ एक चुनाव क्या है उसके बारे में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ पहले प्रावधान थे, और दिनेश गोस्वामी समिति ने जो भी है इस संबंध में जो है वह सिफारिश की थी। तो इस प्रकार है, इसको हमने देखा। इसके अलावा एक भारत में जो है वह एक साथ चुनाव के संबंध में संवैधानिक जो है क्या प्रावधान है उसको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 83 जो है वह संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है और 1985 संसद सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। इसके अलावा 172 जो है वह राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताता है और 174 जो होता है वह राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में जो है प्रावधान है। तो जो एक साथ चुनाव जब 1967 के बाद से जब भंग हुआ तो उसका मुख्य कारण 356 भी रहा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है वह राष्ट्रपति शासन धीरे धीरे लागू किए जाने की का जो प्रचलन है वह बढ़ता गया, जिसके कारण जो है वह जो 5 वर्ष का एक चक्र होता है वह धीरे धीरे बाधित हो गया और जो चुनाव है वह प्रत्येक राज्य और लोकसभाओं के अलग अलग समय पर किए जाने लगे। तो इस प्रकार एक देश एक चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है हमने देखा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल हम देखते हैं जो लगातार चर्चा का विषय रहता है, वह है राजनीति का अपराधीकरण। तो देखते हैं कि हाल ही में भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इससे संबंधित जो रिपोर्ट है उसको हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जो है वह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर जो है एक संगठन और नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा जो है वह जारी किया गया है। यानी कि यह जो रिपोर्ट है भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण, तो यह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जो है वह जारी किया गया है। इसके अलावा 1999 में देखते हैं कि जो यह IIM है अहमदाबाद के प्रोफेसर के एक समूह ने एडीआर की स्थापना की थी। यानी कि 1999 में IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर थे, उनके एक समूह ने जो है वह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट बिंदु है कि केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का स्थान आता है। यानी कि केरल राज्य से के जो प्रतिनिधि हैं उसके जो वहाँ के जो सांसद हैं सबसे ज़्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार और महाराष्ट्र के सांसद जो हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट बिंदु है राजनीति का अपराधीकरण से आशय अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा राजनीति में प्रवेश करने से है। तो यह एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है। इसके अलावा देखते हैं कि चुनाव सुधारों से संबंधित अलग अलग आयोग और समितियां क्या कुछ अभी गठित की जा चुकी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है NN ओहरा समिति,
रिपोर्ट 1993 में। इस रिपोर्ट में जो है वह राजनीति के अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच साठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आई है। यानी कि एक जो साठगांठ होती है आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं में, उसको इस समिति ने स्पष्ट रूप से उजागर किया। इसके अलावा अन्य आयोग में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 आदि जो है वह अभी तक चुनाव सुधारों से संबंधित सिफारिशें और राजनीति के आपराधिकरण से संबंधित जो मुद्दा है उसको उजागर कर चुके हैं। दोषी ठहराए गए उम्मीदवार के संदर्भ में कानूनी सुरक्षा उपाय क्या है उसको देखते हैं। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा जो 8(3) है, इसके अनुसार कोई भी कानून निर्माता जिसमें विधायक और सांसद दोनों आते हैं, जिसे कम से कम 2 वर्ष का जो है वह कारावास की सजा सुनाई गई हो, वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से, यानी कि जब कोर्ट का निर्णय जिस दिन आएगा उसी दिन से जो है वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी करने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इस प्रकार यह भारत जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 8(3) है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो इस वर्ष देश की जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है उसके प्रमुख नेता पर जब अयोग्यता का जो है वह उसे अयोग्य घोषित किया गया था उन्हें संसद से, तो उस संबंध में यह जो अधिनियम है और इसकी यह जो धारा 8(3) है वह काफ़ी चर्चा में आई थी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी प्रीलिम्स की दृष्टि से। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है उसकी धारा 8(4) कहती है कि इसके तहत किसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक को अपनी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें उच्चतर न्यायपालिका ने 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दी थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे। यानी कि यह प्रावधान जो था पहले का था, परंतु अब क्या प्रावधान है, तो लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद में जो 2013 का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 8(4) है को उसको क्या है असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि अब जो प्रावधान 8(3) ही लागू होगा, यानी कि जिस तिथि को निर्णय आएगा कोर्ट का उसी तिथि से जो है वह उसी समय से सदस्य जो होगा वह अयोग्य घोषित हो जाएगा सदन से। तो इस प्रकार यह कुछ प्रावधान है। इसके अलावा राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो यह इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामले के बारे में जानने का जो है वह मूल अधिकार प्राप्त है। यानी कि अपने जो प्रतिनिधि हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बैकग्राउंड, उनके जो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है इत्यादि का जो सभी मामले हैं उन्हें जानने के लिए उन्हें जो है वह मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जो प्रतिनिधि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद 2004 का यह मामला है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(b) को जो है वह असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। यह धारा जो थी वह उम्मीदवारों को केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती थी। तो यह भी जो है वह राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित जो मुद्दा है उससे संबंधित मामला था। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का जो है वह आदेश दिया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण मामला था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद का। नेक्स्ट मामला है राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद। इसमें जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के निर्देश को दोहराया
यानी कि इस निर्देश को कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को जो है वह अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा इस मामले में राम बाबू सिंह ठाकुर मामले में इस जो उपरोक्त निर्णय था उसको दोहराया और साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को भी जो है निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जो है वह रिपोर्ट करे। तो इस संबंध में जो राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित मुद्दा है उस संबंध में विभिन्न कानूनी तथा न्यायिक प्रावधानों को हमने देख लिया। अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हैं। अभी हाल ही में यह काफी चर्चा का विषय बना रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वह एसबीआई को फटकार लगाई गई। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके संबंध में, उसकी जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के संबंध में, जो कि अब नियम बदल चुका है और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो सूची है एसबीआई द्वारा उसे भी प्रोवाइड पब्लिक डोमेन में करा दिया गया है। तो आप जो है जो एसबीआई द्वारा प्रोवाइड जो सूची है उसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों को किसके द्वारा कितना चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चुनावी फंडिंग यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस आर्टिकल को देखते हैं क्या कुछ है इस आर्टिकल में। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों से मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक जो है वह डेटा मांगा गया है, यानी कि डेडलाइन जो है वह 30 सितंबर 2023 तक थी, जबकि अब बाद में यह बढ़ा दी गई और वर्तमान में जब है यह डेटा अब आ भी चुका है पब्लिक डोमेन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था। आगे देखते हैं कि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने का जो है वह निर्देश दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया कि केवल 25 जो राजनीतिक दल हैं, केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाता जो है वह खोले हैं। तो इस संबंध में चुनावी बॉन्ड के संबंध में था। तो चुनावी बॉन्ड क्या है उसके संबंध में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। तो पहला बिंदु है कि चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं। उन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकते हैं या सकती हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए क्या है अधिकृत किया गया है, यानी कि जो चुनावी बॉन्ड है उसे कोई नागरिक या भारत में जो निगमित स्थापित कंपनियां या संस्थाएं हैं तो उस संबंध में यह निर्णय है। वर्तमान में एक जो है वह फेक जो सूची है वायरल हो रही है जिसमें कुछ पाकिस्तानी कंपनियों के जो है वह नाम है और उसमें दिखाया गया है कि पुलवामा हमले के बाद बीजेपी को फंडिंग हुई थी। तो इस बिंदु को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनावी जो वो बॉन्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें जो है वह सिर्फ भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कोई निगम जो है वह दे सकता है, जबकि भारत में स्थापित कोई पाकिस्तानी निगम नहीं है, तो वह फर्जी है। इसके अलावा अगला बिंदु देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय स्टेट बैंक इन्हें 1000 या 10,000 या 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की रेंज में जो है वह बेच सकता है, यानी कि 1000 के मल्टीप्लायर के रूप में बेच सकता है। नेक्स्ट बिंदु, चुनावी बॉन्ड को केवाईसी नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए ही खरीदा जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड जो है वह खरीद सकती है इन मूल्यों पर, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इसके बाद यह जो चुनावी बॉन्ड है यह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं, यानी कि इन्हीं 4 महीनों में सिर्फ 10 दिन के लिए यह बॉन्ड उपलब्ध होते हैं।
इसके अलावा चुनावी बांड के सभी लेन देन चेक या डिजिटल के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वह कड़े रुख अख्तियार किए और उसने कहा कि दानदाताओं की जो है सूची प्रोवाइड की जाए पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा इससे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। यानी कि जब यह प्रावधान रखा गया था कि जो दानदाताएं हैं उनकी जो गोपनीयता है, उनकी जो पहचान है, उसको बनाए रखा जाएगा, क्योंकि जो वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, किसे चंदा दे रहे हैं, गोपनीय रखा जाना आवश्यक होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए। नहीं तो कोई अन्य पार्टी या कोई अन्य सदस्य उन्हें के साथ जोर जबरदस्ती या उन्हें धमकी या जोखिम पहुंचा सकते हैं। तो इस संबंध में यह प्रावधान रखा गया था, परंतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है वह असंवैधानिक माना और पब्लिक डोमेन में उनकी जो डेटा है, उनकी पहचान जो है वह प्रकाशित करने का आदेश एसबीआई को दिया। तो इस प्रकार इलेक्टोरल बांड से संबंधित क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ चुनौतियां, उसको हमने देखा और समझा। तो इस प्रकार यह जो हमारा चुनाव इलेक्शन का जो चैप्टर था वह समाप्त होता है। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज थे उसके कुछ बिंदु हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं ताकि यह चैप्टर समाप्त हो। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राष्ट्रीय दल का दर्जा। काफी चर्चा का विषय बना रहा, तो इसको हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन आरक्षण जो आदेश है 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड जो है वह निर्धारित करता है। तो वर्तमान में प्राप्त 6 राष्ट्रीय जो दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिसे इसी वर्ष 2023 में जो है वह पिछले वर्ष राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है उसके संबंध में प्रावधान देखते हैं। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव के वोट के आधार पर तो उस दल को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त हों। यानी कि लोकसभा में या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त हों। इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 जो है वह सदस्य हों। यानी कि कोई भी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे कब प्राप्त होगा कि जब उसे लोकसभा चुनाव में कम से कम जो है वह 6% वोट प्राप्त हो और लोकसभा में उसकी जो सदस्यों की संख्या हो वह कम से कम 4 हो। इसके अतिरिक्त कम से कम वह 4 जो है राज्यों में विधानसभा चुनाव में 6% जो है वह वोट उसे पाना अनिवार्य होता है और जो 4 सदस्य हैं लोकसभा में वह भी उसके अनिवार्य रूप से संसद के लोकसभा में होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में सीटों के संबंध में तो उस दल को कुल जो लोकसभा की सीटें हैं उसका कम से कम 2% जो है वह होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार जो हैं वह कम से कम 3 राज्यों में होने चाहिए। यानी कि जैसे कि कुल सीट है तो उस सीट का 2%, यानी कि अगर मान लीजिए 500 सीटें हैं सपोज कीजिए, तो 500 में से 500 का 2% कितना हुआ, तो 500 का 2% लगभग 10 हुआ। यानी कि 10 सीटें जो है वह लोकसभा में होनी चाहिए और यह 10 सीटें कहाँ होनी चाहिए, 3 अलग अलग राज्यों में। एक ही राज्य में 10 सीटें नहीं, 3 अलग अलग जो है वह राज्यों में 10 सीटें उनका होनी चाहिए। तो इस प्रकार की यदि क्राइटेरिया कोई दल पूरा करता है तो उसे भी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। इन ध्यान रहे कि यह सभी नहीं, कोई एक, या तो ए या तो ए। इसके अलावा उसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 4 राज्यों में जो है वह राज्य
राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट बिंदु है राष्ट्रीय दल का दर्जा से क्या कुछ लाभ होता है। तो यह इसमें कुछ लाभ होते हैं। तो पूरे भारत में इसके द्वारा जो है वह खड़े किए गए उम्मीदवार को उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह को अनन्य तौर पर आवंटित किया जाता है, यानी कि उसका एक निश्चित चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा और वह पूरे देश में जो है वह अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा कर सकता है। इसके अलावा किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह जो है वह नामांकन दाखिल कर सके। केवल जो एक व्यक्ति की है उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण की जो है उसे सुविधा प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त क्या लाभ मिलता है कि 40 स्टार प्रचारक जो है वह नामांकित कर सकता है, जबकि अन्य दलों को 20 स्टार प्रचारक मिलते हैं। तो इस प्रकार कुछ लाभ हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु जो हमारा चर्चा का विषय रहता है वह स्टार प्रचारक, जो कि अभी हमने देखा। तो स्टार प्रचारक क्या है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी ने जो है वह सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी को सलाह दी है कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें। साथ ही वे कुछ भी ऐसा बोलने से बचे जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। इसके अलावा स्टार प्रचारक क्या होते हैं। तो स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल जो है वह नामित करते हैं। ये एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो है वह प्रचार करते हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारक कैसे बनाए जा सकते हैं, किसे बनाया जा सकता है और किसे नहीं बनाया जा सकता है, इसे निर्धारित करने वाला कोई जो है कानून नहीं है। यह पार्टी का पर्सनल मामला होता है। तो कोई पार्टी किसे स्टार प्रचारक अपना बनाएगी, किसी नहीं, वह उसका पर्सनल मामला होता है। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 71(1) के तहत स्टार प्रचारक की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी चाहिए। इसके अलावा जो है वह ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए, यानी कि जब चुनाव होने की तिथि जारी हो जाए तो 1 सप्ताह के भीतर जो है वह पार्टियों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की जो है वह सूची चुनाव आयोग को प्रोवाइड करा देनी होती है। इसके अलावा जो है वह राजनीतिक दल को जो है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उन्हें 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं और गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके 20 स्टार प्रचार हो सकते हैं। चुनावी व्यय जो है उसके संबंध में उसकी धारा जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है कि धारा 77(1) के अनुसार किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य साधन से की गई यात्राओं के व्यय को उम्मीदवार के चुनावी व्यय के रूप में जो है वह नहीं गिना जाता है, यानी स्टार प्रचारक द्वारा की गई कोई यात्रा चुनावी व्यय के रूप में उसे नहीं गिनी जाती। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण बिंदु था। कुछ और जो है 2-4 बिंदु हमारे बचे हैं, जैसे कि फ्री बीज यानी मुफ्त उपहार, जो कि लगातार चर्चा का विषय बना। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय कई ऐसी घोषणाएं की जाती हैं फ्री बीज के रूप में, जो कि हमारे राजकोषीय घाटा और जो हमारा बजट होता है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो है वह मामला रहा। इसके अलावा चुनावी खर्च, जो कि चुनावी खर्च है, लगातार यह देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वह किए जाने के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जो है वह यह निर्धारित किया जाता है कि कितना जो है चुनाव प्रचार में खर्च किया जाएगा। और अभी हमने देखा कि स्टार प्रचारकों द्वारा जो की जाने वाली यात्राएं होती हैं उन्हें चुनाव खर्च के रूप में नहीं जोड़ा जाता। तो इस प्रकार यह भी महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा चुनावी साक्षरता इलेक्टोरल जो लिटरेसी है, तो उसमें जो है सरकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इसके अलावा देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से जागरूक नागरिक वही होगा जो इन्हीं मुद्दों पर जो है वह अपने मत को देगा, यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक इत्यादि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के महत्व का उसे ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के जो है समान अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। तो यह कुछ बिंदु हैं जो
इलेक्टोरल जो लिटरेसी है उसमें शामिल हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वह एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों और चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर जो है वह डिजाइन किया है। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो यह एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। यह रिटर्निंग अधिकारी को डाले गए वोट को डिजिटल रूप देने, राउंड वार डेटा को जो है वह सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग जो है वह वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। क्या? यह जो सॉफ्टवेयर है वह। इसके अलावा एनकोर स्क्रूटनी, यह जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में जो है वह सक्षम बनाता है एनकोर स्क्रूटनी। और एनकोर नोडल ऐप, इसके माध्यम से जो है वह अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को रैलियों या रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वह देते हैं। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण जो है हमारा बिंदु था। अगला जो बिंदु है वह वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वीवी जो पीएटी होता है वह काफ़ी चर्चा का विषय बना और इस वर्ष चुनाव का भी वर्ष है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो ईवीएम वीवीपैट है प्रणाली का बचाव किया है और डेटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली एक याचिका को पुरानी व्यवस्था की ओर जाने का जो है वह विचार बताया। इसके अलावा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D और नियम 49MA के तहत जो है ईवीएम वीवीपैट जो है वह वेरिफिकेशन से संबंधित मतदाता द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं के निवारण का जो है प्रावधान करते हैं। वीवीपैट जो होता है वह मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप देखने की सुविधा देता है। इस स्लिप से चुने गए उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक दर्शाया जाता है। यानी कि जब ईवीएम पे आप वोटिंग करेंगे तो एक स्लिप निकल के आएगी जिसमें यह दर्शाया रहेगा कि आपने किसे वोट दिया है 7 सेकंड के लिए, तो उसी को वीवीपैट बोला जाता है। तो इस प्रकार यह पूरा जो हमारा चैप्टर है वह समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखिए, यदि आपने पिछले के जो क्लासेस हैं उसको नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए और उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।